मैं एक छोटे से मिट्टी के घर में सख्त लकड़ी के बिस्तर पर जागा। मुझे आखिरी बात यही याद थी कि रात के 3 बजे मैं अपना स्कूटर चला रहा था, तभी एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक अनाथ था। मैं 3-3 नौकरियां करता था, सिर्फ इसलिए कि अपनी गर्लफ्रेंड की माँ द्वारा मांगा गया दहेज 3 लाख युआन जमा कर सकूं। लेकिन अब मैं एक दूसरी दुनिया में था, जो बिल्कुल प्राचीन समय जैसी लग रही थी। मैं एक गरीब किसान बन चुका था, जिसका नाम भी जियांग युवेई था। न माँ बाप, न पैसा, न पत्नी, बिल्कुल पहले जैसा। लेकिन इससे भी बुरा यह था कि यहाँ युद्ध चल रहा था और हर इंसान को सिर पर टैक्स देना पड़ता था। अगर मैं आधे महीने के अंदर टैक्स नहीं चुका पाया तो वे मुझे शहर की दीवारें बनवाने भेज देते, और वहां से आज तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया था। तभी गांव का मुखिया बूढ़ा वांग लोगों की भीड़ के साथ मेरे घर आ पहुंचा। उसने बताया कि सरकार आबादी बढ़ाना चाहती है, इसीलिए 7 औरतों को हमारे गांव भेजा गया है। हर आदमी को एक पत्नी लेनी थी, लेकिन कोई भी अतिरिक्त पेट पालना नहीं चाहता था और न ही ज्यादा टैक्स भरना चाहता था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि उन 7 औरतों को मैं ही अपने घर ले जाऊं। मेरा दोस्त डॉन मुझे समझाने लगा। उसने कहा कि मैं तो मुश्किल से खुद का पेट भर पाता हूं, और अगर 7 लोग और आ गए तो 7 और पेट भरने पड़ेंगे, और 7 लोगों का मतलब था 7 गुना टैक्स। लेकिन बूढ़े वांग ने मुझे एक लालच दिया। उसने कहा, अगर मैं मान जाऊं तो गांव का हर घर मुझे चावल की एक बोरी देगा, कुल मिलाकर 30 बोरियां चावल। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि मेरा घर ठीक करवाएंगे और खेत के काम में भी मदद करेंगे। मैंने बाहर से ऐसा दिखाया जैसे मैं सोच रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक पत्नी के लिए पैसे जुटाते जुटाते लगभग मर ही गया था, और अब यहाँ 7 पत्नियां खुद चलकर मेरे घर आ रही थीं, ऊपर से चावल भी मुफ्त में। जब सरकारी लोग उन औरतों और चावल की बोरियां छोड़कर चले गए तो मैंने उनकी तरफ देखा। वे सब बहुत छोटी उम्र की थीं। सबसे छोटी शायद 7 या 8 साल की होगी, और सबसे बड़ी करीब 17 साल की। उनके चेहरे मिट्टी से सने हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, और आंखों में सिर्फ डर भरा हुआ था। वे सब मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गईं। रहने की भीख मांगते हुए वे बताने लगीं कि वे क्या क्या कर सकती हैं। खाना बनाना, सिलाई करना, खेती करना, पानी लाना। उन्हें देखकर मेरा दिल भर आया। मैं अच्छी तरह जानता था कि संघर्ष क्या होता है। मैंने उनसे कहा, खड़ी हो जाओ, यहाँ किसी को घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है। अब हम एक परिवार हैं। फिर मैंने कहा, चलो चावल पकाते हैं। ये सुनकर वे हैरान रह गईं कि मैं उनके साथ खाना बांटने को तैयार था। मुझे पता था कि 8 लोगों के लिए यह चावल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने फिजिक्स की पढ़ाई की थी। घर में पड़ा एक पुराना धनुष मुझे मिला। मैंने कुछ पुलियों की मदद से उसे बदलकर एक साधारण कंपाउंड बो बना दिया। मैंने उन औरतों से कहा कि वे जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करें, और मैं पहाड़ों में शिकार करने जा रहा हूं। जब मैं बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि वे सब मेरे इस अजीब नए धनुष को हैरानी से देख रही थीं। मुझे तब नहीं पता था कि उन औरतों के अपने भी कई राज्य थे। सबसे बड़ी लड़की ने अपनी आस्तीन में एक छोटा सा चाकू छुपा रखा था, और वे आपस में धीरे धीरे भागने की बातें भी कर रही थीं। लेकिन उस वक्त मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे खाना ढूंढना था, और इतने सारे लोगों का पेट भरना था। 2 जन्मों में पहली बार मुझे लग रहा था कि किस्मत सच में मेरा साथ दे रही है। उस सुबह मैं अपने हाथों से बनाए हुए कंपाउंड बो के साथ जल्दी ही पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मेरी मुलाकात बूढ़े वू और उसके शिकारी साथियों से हुई। वे सब मुझे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक बोला, तू तो आज तक एक तीतर भी नहीं पकड़ पाया, 7 बीवियों का पेट कैसे भरेगा? बूढ़ा वो हंसते हुए बोला, शिकार करना आसान नहीं है, तू खाली हाथ ही वापस आएगा। मैं बस मुस्कुराया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंचकर मैंने अपने धनुष को परखा। वह शानदार चल रहा था। पुलियां बिल्कुल सही काम कर रही थीं। तभी मेरी नजर घास में बैठे एक मोटे खरगोश पर पड़ी। मैंने धनुष खींचा, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा खरगोश को जा लगा, सीधे उसकी गर्दन में लगा। यह मेरा पहला असली शिकार था। मैं इतना खुश हुआ कि लगभग चिल्ला ही पड़ा। दोपहर तक मैंने 5 खरगोश पकड़ लिए थे, जो 2-3 दिनों के लिए काफी थे। मैं घर लौटने ही वाला था कि तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि एक विशाल जंगली सुअर तीतर को खा रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह बहुत खतरनाक था, लेकिन इसका मांस बेहद कीमती साबित हो सकता था। मैंने तुरंत एक तीर चलाया, जो जाकर उसके शरीर के किनारे में धंस गया। जंगली सुअर दर्द से चीखा और सीधा मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके नुकीले दांत बेहद खतरनाक लग रहे थे। मैं घबराकर पीछे हट गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, और मैंने जल्दी से दूसरा तीर चढ़ा लिया। जब वह मुझसे सिर्फ कुछ ही मीटर दूर रह गया तो मैंने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। मैंने उसका सिर निशाने पर लिया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा उसकी आंख में घुसा और खोपड़ी के आर पार चला गया। जंगली सुअर जोर से जमीन पर गिरा और फिर बिल्कुल शांत हो गया। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं लगभग वहीं गिर पड़ा। इस नई जिंदगी में कम से कम अब तक मैं मौत के सबसे करीब पहुंचा था। वह सुअर बहुत विशाल था, कम से कम 4 या 5 सौ पाउंड का। उसे अकेले उठाकर ले जाना मेरे बस की बात नहीं थी। किस्मत से पहाड़ पर मुझे कुछ शिकारी मिल गए। मैंने उन्हें मजदूरी देने का वादा किया ताकि वे उस सुअर को घसीट कर गांव तक ले जाने में मेरी मदद करें। जब हम वापस गांव पहुंचे तो हर कोई हमें घूरने लगा। बाकी शिकारी पूरे दिन में मुश्किल से कुछ ही पकड़ पाए थे, 2 दुबले खरगोश और कुछ छोटी चिड़िया। और इधर मैं था, जो एक विशाल जंगली सुअर, 5 खरगोश और एक तीतर लेकर लौट रहा था।
बूढ़े वो के मुंह से तो उसकी पाइप ही गिर गई। सब लोग जानना चाहते थे कि मैंने यह सब कैसे किया। मैंने बस इतना कहा, आज किस्मत साथ दी गई। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए बोले, लगता है ऊपर वाला मरने से पहले इसे आखिरी बार अच्छा खाना देना चाहता है। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। मुझे उस समय पता नहीं चला, लेकिन दो बदमाश वांग बियाओ और हो सान मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरें कुछ और ही इरादा बता रही थीं। उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वे पहले ही योजना बना चुके थे कि जैसे ही मैं मांस बेचकर लौटूंगा वे मुझे लूट लेंगे। यहाँ तक कि उनकी नजरें मेरी पत्नियों पर भी थीं। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उधर घर पर वे सातों औरतें हैरान रह गईं। उन्हें लगा था कि मैं उन्हें छोड़कर भाग गया हूं, लेकिन मैं तो आधा मरा हुआ पीछे विशाल सुअर घसीटते हुए घर लौटा। वे तुरंत काम में जुट गईं। किसी ने पानी उबाला, किसी ने चाकू तेज किए, तो किसी ने खरगोश साफ करने शुरू कर दिए। मैंने देखा उनकी आंखों का भाव बदल चुका था। पहले उनमें डर था, अब वहां सम्मान जैसा कुछ था। उन्हें लगा मैं कोई बहुत बड़ा शिकारी हूं, तभी तो 7 पत्नियों की जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत की। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह मेरी जिंदगी का पहला शिकार था। कुछ ही देर में आंगन भुने हुए मांस की खुशबू से भर गया। मैं इतना भूखा था कि खरगोश का एक टुकड़ा तोड़कर तुरंत मुंह में डाल लिया। तभी मैंने देखा सातों औरतें बस खड़ी थीं। उनकी नजरें खाने पर टिकी थीं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने कहा, आओ खाना खाओ। नीले कपड़े वाली औरत ने धीरे से पूछा, क्या हमें सच में खाने की इजाजत है? तभी मुझे याद आया, इस दुनिया में औरतों को तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक मर्द खाना खत्म न कर ले। उन्हें सिर्फ बचा हुआ खाना मिलता था। मैंने उसके हाथ में खरगोश की टांग रखी और कहा, यह खाना हम सबके लिए है। फिर एक एक करके सबने मांस के टुकड़े उठाए। वे इतनी तेजी से खाने लगी जैसे उन्हें बरसों से भरपेट खाना न मिला हो। 3 खरगोश, पूरा तीतर और सुअर का बड़ा हिस्सा। देखते ही देखते लगभग सब खत्म हो गया। एक दुबली पतली औरत रोने लगी और मुझे अच्छा इंसान कहने लगी। मैंने साफ कहा, इस घर में कोई सख्त नियम नहीं होंगे। जब तक मेरे पास खाना है कोई भूखा नहीं रहेगा। वे मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं पागल हूं। उनमें से एक ने पूछा, आप इतने दयालु क्यों हैं? मैंने कहा, क्योंकि तुम इंसान हो, जानवर नहीं। मेरे लिए मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। हर किसी को खाना, गर्माहट और सम्मान मिलना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर उनमें से कई रो पड़ी। शायद उनसे पहले किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा था। उस रात मैंने सबसे बड़ी लड़की को अपने पास बुलाया। वह करीब 17 साल की थी। चेहरे पर मिट्टी लगी थी। कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चलने फिरने के अंदाज में बाकी सबसे अलग शालीनता थी। मैंने उससे कहा, जाकर अपना चेहरा धो लो। जब वह मुंह धोकर वापस आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। वह बेहद खूबसूरत थी। गोरी त्वचा, चमकती आंखें और एक ऐसी सहज गरिमा जो आम लोगों में नहीं दिखती। मैंने उससे उसका नाम पूछा। पहले उसने अपना नाम क्राइसेंथेमम बताया, फिर कुछ देर बाद मान लिया कि उसका असली नाम शुरशुर है। मैंने उसे कहा कि मेरे पास जो थोड़े साफ कपड़े हैं वह पहन ले। यह सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा शायद मेरा इरादा गलत है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि उसके कपड़े बहुत फटे हुए थे। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गई। मैंने उसे बाकी औरतों की जिम्मेदारी दे दी। उसे हिसाब किताब आता था, जो हमारे लिए बहुत काम की बात थी। मैंने कहा, कल तुम मेरे साथ बाजार चलोगी। हमें यह सुअर बेचना है। हमें चावल, कपड़े, बिस्तर और सबसे जरूरी सिर पर लगने वाले टैक्स के लिए पैसे चाहिए थे। 8 लोग मतलब 8 टैक्स, और हमारे पास सिर्फ आधा महीना था। फिर मैंने कहा कि मैं बैठक में सो जाऊंगा और वे दोनों कमरों में आपस में जगह बांट लें। शुरू मुझे हैरानी से देखने लगी। घर का आदमी सबसे खराब जगह पर सोएगा, लेकिन मैं इतना थक चुका था कि कुछ समझाने की ताकत नहीं थी। मैं लेटा और तुरंत गहरी नींद में सो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे सोने के बाद वे सब मेरे बारे में बातें कर रही थीं। शुरशुर ने अपनी बहन मान मान को बाजार जाने की योजना बताई। मान मान को यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश तक नहीं की। शुरशुर ने कहा, वह बाकी मर्दों जैसा नहीं है। जब वह हमें देखता है उसकी आंखों में लालच नहीं होता। फिर भी वह मुझ पर पूरी तरह भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। वे सब कुछ छुपा रही थी। उनकी असली पहचान से जुड़ा कोई बड़ा राज। शुरशुर ने तय किया कि कल बाजार की यात्रा उसके लिए मुझे परखने का मौका होगी, और मुझे इन सब बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो पत्थर की तरह गहरी नींद सो रहा था। अगली सुबह जल्दी मैं और शुरशुर उधार की गाड़ी पर सुअर लाद कर बाजार के लिए निकल पड़े। चलने से पहले उसने अपने चेहरे पर कोयले की कालिख मल ली ताकि उसकी खूबसूरती छुप जाए। बहुत समझदारी का काम था। भीड़ भाड़ वाले बाजार में किसी खूबसूरत औरत का अलग दिखना सुरक्षित नहीं था। रास्ते में मैंने उससे हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश की। उसने बताया कि बचपन में वह अपने पिता के साथ बाजार जाया करती थी। फिर अचानक चुप हो गई। मैंने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। जैसे ही हम बाजार पहुंचे, उस विशाल सुअर को देखकर भीड़ लग गई। एक कसाई ने पूरे सुअर के बदले 5 ताइल देने की पेशकश की। मैं लगभग मान ही गया था कि तभी शुरशुर ने मेरी आस्तीन खींची और धीरे से एक सलाह दी। उसका विचार कमाल का था। मैं पीछे हट गया और सब कुछ उसे संभालने दिया। उसने सुअर के अलग अलग हिस्से किए टांगें, पसलियां, बढ़िया मांस, सिर और हर हिस्सा अलग अलग सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया। उसने हर हिस्से के बारे में समझाया कि कौन सा मांस सुखाने के लिए अच्छा है, कौन सा धीमी आंच पर पकाने के लिए, और कौन सा जल्दी तलने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। व्यापारी उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि आपस में बोली लगाने लगे। 1 घंटे से भी कम समय में पूरा सुअर बिक गया। जब मैंने पैसे गिने तो 7 ताइल से भी ज्यादा निकले, यानी कसाई की पहली बोली से पूरे 2 ताइल ज्यादा। मैं सच में प्रभावित हो गया। उसने कहा, अगर हमारे पास अच्छे औजार हों
तो हम मांस को सुखाकर या धुआं देकर और भी ज्यादा कमा सकते हैं। मैंने पूछा, क्या तुम पहले भी व्यापार करती थी? उसने धीमे से कहा, मेरे पिता व्यापारी थे, मैं उन्हीं से सीखती थी। लेकिन यह कहते ही उसकी आंखें उदास हो गईं और वह चुप हो गई। उसकी कहानी में कुछ तो गड़बड़ थी। कोई साधारण शरणार्थी इतने पेशेवर व्यापारी की तरह मोलभाव कैसे कर सकता था? तभी रेशमी कपड़े पहने एक आदमी हमारे पास आया। उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम वू लेई है, मैं यांग ट्रेडिंग कंपनी का प्रबंधक हूँ। वो जानना चाहता था कि क्या हमारे पास बेचने के लिए और जंगली शिकार भी है। मैंने तुरंत मौका पकड़ लिया और कहा, हम पेशेवर शिकारी हैं, हम आपको नियमित रूप से जंगली मांस पहुंचा सकते हैं। वह बहुत खुश हुआ और हमें अपनी दुकान पर चलने का निमंत्रण दिया। यांग ट्रेडिंग कंपनी पूरे इलाके का सबसे बड़ा व्यापारिक घराना था। उसके मालिक यांग शुरचोंग जियांगनान के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने देखा कि शुर उस सुनहरे बोर्ड को आंसुओं भरी आंखों से देख रही थी। मैं समझ नहीं पाया क्यों, लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं। अंदर जाकर मैंने चावल, कपड़ा, रजाइयां, 7 औरतों के लिए कपड़ों के सेट, नमक, मसाले और एक लोहे की बड़ी हांडी खरीदी। छूट मिलने के बाद कुल खर्च 3 ताइल और 6 सिक्के आया। यानी सुअर से कमाए पैसे का आधा हिस्सा वहीं खत्म हो गया। लेकिन घर पर सबको इन चीजों की जरूरत थी, खासकर उन औरतों को। शूर यह देखकर हैरान थी कि मैंने सबके लिए कपड़े खरीदे, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। फिर मैंने प्रबंधक वो से कुछ अलग चीजें मांगी। आग सहने वाली मिट्टी, ग्रेफाइट के बर्तन, तेल और लोहार के काम का सामान। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। उसने पूछा, एक शिकारी को इन चीजों की क्या जरूरत? मैं थोड़ा पास झुका और धीरे से उसे कुछ कहा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत सब सामान तैयार कराने भागा। शुरू मुझे हैरानी से देखती रह गई। उसने भी वही सवाल पूछा, एक शिकारी को लोहार का सामान क्यों चाहिए? मैं बस मुस्कुरा दिया। मेरे दिमाग में ऐसे बड़े प्लान चल रहे थे जिनकी कल्पना भी वे नहीं कर सकते थे। सूरज ढलते ढलते हम सुअर के पैसों का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर चुके थे। 3 ताइल सामान पर और बाकी लोहार के सामान पर भी पूरे 3 ताइल खर्च हो गए। गाड़ी पूरी तरह भर चुकी थी और हम घर की ओर लौट पड़े। जंगल वाले रास्ते में अचानक 4 नकाबपोश आदमी चाकू लेकर सामने कूद पड़े। वे और कोई नहीं, गांव के वही बदमाश वांग बियाओ और उसका गिरोह थे। उन्हें हमारा सामान, हमारे पैसे और शुर चाहिए थी। मैं शांत रहा। मैंने पहले ही एहतियात के तौर पर गाड़ी की सीट के नीचे चूने का पाउडर और एक मोटी लकड़ी छुपा रखी थी। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं हार मान गया हूं। मैंने तो यहां तक कहा, शुर गाड़ी से नीचे उतर जाओ। उसने मेरी तरफ ऐसी टूटी हुई नजरों से देखा जैसे मैंने उसे बेच दिया हो। जैसे ही वांग बियाओ उसे पकड़ने बढ़ा, मैंने सीधा उनके चेहरों पर चूने का पाउडर फेंक दिया। वे दर्द से चीखने लगे और अपनी आंखें मलने लगे। मैंने लकड़ी उठाई और उन पर टूट पड़ा। हर वार के साथ मैं कह रहा था, मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। मैंने उनके नकाब खींचकर उतार दिए। वांग बियाओ और होसान, जैसा मैंने सोचा था, मैंने उनके पैसे भी छीन लिए। 2 ताइल चांदी और कुछ तांबे के सिक्के। मैंने कहा, इसे अपनी जान बचने की कीमत समझो। फिर मैंने लकड़ी को पत्थर पर मारकर तोड़ दिया ताकि उन्हें मेरी ताकत समझ आ जाए। इसके बाद उन्हें जंगल की तरफ लात मारकर भगा दिया। वे चीखते हुए बदला लेने की धमकी देकर भाग गए। लेकिन जब मैं वापस मुड़ा, शुर ने मुझ पर चाकू तान दिया। वह कांप रही थी। उसे यकीन था कि मैं सच में उसे छोड़ने वाला था। मैंने दोनों हाथ ऊपर किए और धीरे धीरे समझाया। मैंने कहा, यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मुझे उन्हें लापरवाह बनाना था, तभी चूना काम करता। आखिरकार वह शांत हुई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसका पैर पत्थर से टकराया और चाकू सीधा मेरी जांघ में घुस गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसने अपनी आस्तीन से कपड़ा फाड़ा और मेरा घाव बांध दिया। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। डाकू मुझे चोट नहीं पहुंचा पाए, लेकिन मेरी अपनी पत्नी ने पहुंचा दी। जब हम घर पहुंचे, बाकी 6 औरतें नए कपड़े, रजाइयां, चावल और सब्जियां देखकर खुशी से बाहर दौड़ पड़ी। तीसरी पत्नी चेन ली आनेयू ने मेरी बंधी हुई टांग देखी और मुझे अंदर सहारा देकर ले गई। मैंने सबको कहा कि मैं रास्ते में गिर गया था। शुर हैरान थी कि मैंने उसकी गलती छुपा ली। बाद में वह मेरे लिए दलिया लेकर आई और पूछने लगी, आपने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें दोष क्यों दूं? उसने हल्की सांस ली और कहा, अगर आप मेरा सम्मान जीत सके तो आपसे शादी इतनी बुरी नहीं होगी। लेकिन मैं समझ सकता था कि उसे अब भी यकीन नहीं था कि एक साधारण गांव वाला कभी ऐसा कर सकता है। मुझे अभी उसकी पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था, वह किसी और दुनिया से आई है। वह जैसे ही थोड़ा संभलेगी, अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाएगी। वह मुझे अपने झंझटों में नहीं घसीटना चाहती थी। और मुझे यह भी नहीं पता था कि उसी वक्त नदी किनारे वांग बियाओ और उसके आदमी बैठे बदले की योजना बना रहे थे। वे आज रात मेरे घर में घुसकर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और सब कुछ जला देना चाहते थे। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। इस समय मैं बिस्तर पर लेटा था। टांग में घाव था, हाथ में गर्म दलिया का कटोरा, और मैं एक ऐसी चीज महसूस कर रहा था जो मैंने दोनों जन्मों में कभी नहीं की थी। एक असली घर की गर्माहट। उस रात शुर ने मेरी मदद से लोहे की भट्ठी बनाई। मैंने अपनी फिजिक्स की पढ़ाई का सारा ज्ञान लगा दिया। दोहरी दीवारें, घूमती हुई हवा की नलियां और ऐसा धौंकनी तंत्र जो दोनों तरफ हवा फेंकता था। शुर बार बार सवाल पूछ रही थी। उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। सच कहूं तो इस दुनिया में किसी ने नहीं देखी थी। अगली दोपहर जब मैंने भट्ठी खोली तो पिघला हुआ लोहा लाल सुनहरी चमक के साथ बाहर बहने लगा। शुर की आंखें फैल गईं। उसने कहा, सबसे बड़े कारीगरों को भी लोहा गलाने में कई दिन लग जाते हैं और आपने यह एक रात में कर दिखाया। मैंने समझाया
कि मेरी भट्टी 1400 डिग्री से भी ज्यादा तापमान तक पहुंचती है, जो आम भट्टी से कहीं ज्यादा गर्म है। मुझसे गलती से डिग्री सेल्सियस निकल गया। उसने तुरंत पकड़ लिया। मैंने बात संभालते हुए कहा कि यह बस एक तकनीकी शब्द है, लेकिन मैं समझ गया था वह कोई साधारण शरणार्थी नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि यह तकनीक कितनी कीमती है। मैं महसूस कर सकता था कि उसका रवैया बदल रहा है। पहले वह यहां से भागना चाहती थी, अब वह रुकना चाहती थी। और यही तो मैं चाहता था। जब कोई औरत किसी आदमी को लेकर जिज्ञासु होने लगे, वहीं शुरुआत होती है। तभी उसने देखा कि मेरी टांग से फिर खून निकल रहा है। धौंकनी चलाते समय उसका पुराना घाव फिर खुल गया था। वह मुझे अंदर ले गई ताकि पट्टी बदल सके। उसके शरीर से हिमकमल और सुबह की ओस जैसी खुशबू आ रही थी। मैं चाहकर भी ध्यान हटाकर नहीं रख पाया। उसने कहा, घाव देखना है, पांचा ऊपर करो। मैं घबरा गया और गलती से सब कुछ नीचे खींच दिया। वह चीख पड़ी, आंखें ढक लीं और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं भी घबरा गया और तुरंत कपड़े ठीक करने लगा। मैं बार बार माफी मांगने लगा। सच में वह सब गलती से हुआ था। थोड़ी देर की अजीब चुप्पी के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और वह घुटनों के बल बैठकर मेरे घाव पर दवा लगाने लगी। उसके हाथ बहुत नरम थे, लेकिन कांप रहे थे। उसके बालों की कुछ लटें मेरे गाल को छू गईं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। जब उसने पट्टी बांध दी तो वह जल्दी से उठकर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुको। वह घबरा गई और बोली, मेरा हाथ छोड़िए। मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और समझाया कि मैं बस उसे अपने पड़ोसी लीदान के पास ले जाना चाहता हूं, जो एक लोहार था। यह सुनते ही वह शांत हो गई। हम दोनों उसके घर पहुंचे, लेकिन अंदर जाने से पहले ही झगड़े की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसकी पत्नी श्याओ जुआन चिल्ला रही थी कि तनख्वाह कम हो गई है और अब वे सिर का टैक्स कभी नहीं भर पाएंगे। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसे लगा मैं फिर मुफ्त में मदद मांगने आया हूं। वह मुझे निकम्मा कहकर डांटने लगी। मैंने कहा, इस बार बात अलग है। मैंने एक चांदी का तायल निकाला और ली दान को उसकी महीने भर की कमाई से दोगुना देने की पेशकश की। श्याओ जुआन ने तुरंत सिक्का छीना, दांत से काट कर देखा और अचानक बहुत मीठी हो गई। ली दान इतना पैसा लेने में झिझक रहा था, लेकिन मैंने कहा कि काम भी उतना ही बड़ा है। वापसी के रास्ते में मैंने उससे कहा कि मुझे खेती के औजार नहीं, हथियार चाहिए। वह हंस पड़ा और बोला, बिना सही भट्टी के यह नामुमकिन है। तभी मैंने आंगन का दरवाजा खोला और अपनी भट्टी दिखा दी। उसने उस लौकी जैसी बनी भट्टी को देखा और फिर हंसने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने आग जलाई और धौंकनी चलाई, लपटें सफेद तपने लगी। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसने कहा, शहर की सबसे अच्छी भट्टी भी इतना तापमान नहीं दे सकती। वह बार बार पूछने लगा कि यह डिजाइन मुझे कहां से मिला। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी पुरानी किताब में देखा था। शुर शुर पास ही खड़ी थी। मैं समझ गया कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। लीदान तुरंत काम में जुट गया। मेरी भट्टी के बेहतरीन लोहे और उसके हुनर से उसने एक शानदार खंजर तैयार किया। उसकी धार पानी जैसी चिकनी थी और इतनी तेज कि पत्थर पर गहरी रेखा बना दे फिर भी जरा सा निशान न पड़े। लीदान खुशी से झूम उठा। उसने कहा, जैसे जैसे मैं इस भट्टी का आदी हो जाऊंगा, हथियार और भी बेहतर बनेंगे। मैंने वह तैयार खंजर उठाया और शुर शुर को दे दिया। वह हैरान रह गई। आखिर कुछ दिन पहले उसी ने मुझे चाकू मार दिया था। उसने पूछा, क्या आपको डर नहीं कि मैं इसे फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल करूंगी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम पर भरोसा है, फिर डर कैसा? उसके चेहरे पर कुछ नरमी आई, बहुत हल्की, मगर मैंने देख ली। लेकिन उसी रात मुसीबत फिर आ गई। नकाब पहने कुछ आदमी हमारे घर पहुंचे। उनका इरादा मेरी पत्नियों को नुकसान पहुंचाने का था। मैं गहरी नींद में था कि अचानक किसी ने मुझे जगा दिया। मेरे कंधे पर एक बर्फ जैसे ठंडा हाथ था और एक अजीब आवाज फुसफुसाई, उठो, बुरे लोग आ रहे हैं। मैंने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई भूत हो। सोचने का समय नहीं था। मैं खिड़की तक दबे पहुंच गया और बाहर झांका। वोंग बियाओ, हो सान और दो और आदमी दीवार फांदकर अंदर आ रहे थे। उनके हाथों में चाकू और कुल्हाड़ियां थीं। चेहरों पर सिर्फ बदले की आग थी। ये उसी पिटाई का बदला था जो मैंने रास्ते में उन्हें दी थी। मुझे अपना धनुष चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और सीधे कमरे की तरफ दौड़े। औरतें चीख उठीं। उन लोगों ने उनकी गर्दनों पर हथियार रख दिए और चुप रहने को कहा। मेरी पत्नियां कांप रही थीं, रो रही थीं, मुंह दबाए खड़ी थीं। वांग बियाओ चिल्लाया, वह कहाँ है? किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी उनकी नजर शुर शुर पर पड़ी। उसने चेहरे से कालिख धो दी थी और उसकी असली सुंदरता सामने थी। वे सब जैसे जम गए। उन्होंने सुना था कि मेरी पत्नियां बदसूरत हैं, लेकिन शुर शुर तो जैसे किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी। वे जानवरों की तरह उसके लिए आपस में लड़ने लगे। गंदी बातें, गंदी हंसी। शुर ने हाथ बांध लिए। चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी लड़ने की आग थी। वह अपनी इज्जत खोने से बेहतर मरना पसंद करती। वांग बियाओ बाकी सबको धक्का देकर अलग करता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वह गंदी मुस्कान के साथ बोला, उसे भूल जाओ, मेरे साथ चलो। उसी पर मैंने तीर छोड़ दिया। तीर दरवाजे को चीरता हुआ गया और एक आदमी को जा लगा। वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग जम गए। मैं दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में कंपाउंड बो और दूसरा तीर पहले से चढ़ा हुआ, वही धनुष जिसने जंगली सुअर गिराया था। मैंने उन्हें देखा और कहा, मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने दो को वहीं मार गिराया, तीसरा भी ढेर हो गया। कंपाउंड बो बेहद भयानक था। तीर हड्डियां चीरते हुए आदमी को दीवार से टांग दे रहे थे। वांग बियाओ और होसान डर से जम गए। उन्होंने ऐसा हथियार कभी नहीं देखा था। लेकिन वांग बियाओ चालाक था। उसने तुरंत शुर को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। अब वह उसे ढाल बनाकर खड़ा था। मैंने धनुष ताना,
लेकिन तीर नहीं चला सकता था। अगर चलाता तो शुरशुर को लग सकता था। हम दोनों फंस गए थे। तभी शुरशुर ने अपनी चाल चली। उसने वही खंजर निकाला जो मैंने उसे दिया था और सीधा वांग बियाओ को घोंप दिया। वह दर्द से चीखा और उस पर वार करने लगा। उसी समय न जाने कहां से एक पत्थर उड़ता हुआ आया और उसकी पीठ पर लगा। वह गिर पड़ा। मुझे नहीं पता वह पत्थर किसने फेंका, लेकिन मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैंने तीर छोड़ दिया। तीर हो सान को पार करता हुआ वांग बियाओ में भी जा धंसा, लेकिन उसने अंदर छिपा कवच पहन रखा था। उसी ने उसकी जान बचा ली। वह खिड़की से कूदकर अंधेरे में भाग गया। शुरशुर को बस हल्की खरोंच आई थी। बाकी औरतें डर से सहमी हुई थीं। हमारे घर में 3 लाशें पड़ी थीं। मैंने सबको दूसरे कमरे में भेज दिया और खुद सफाई करने लगा। अगली सुबह ली दान काम पर आया और लाशें देखकर लगभग बेहोश हो गया। मैंने उसे सब बताया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैंने अकेले 4 हथियारबंद लोगों से लड़ाई की। वह बोला, तुम पूरी तरह बदल गए हो। पुराना जियांग यूवेई तो मुर्गी मारने से भी डरता था। मैं हंसकर बोला, 7 पत्नियां आदमी को बदल देती हैं। फिर ली दान ने चेतावनी दी। वांग बियाओ का एक भाई था जो वुल्फ रिज के डाकुओं के साथ काम करता था। पूरे इलाके का सबसे खतरनाक गिरोह। सरकार भी उनसे डरती थी। अगर वांग बियाओ ने उनकी मदद ली तो मेरा परिवार बड़े खतरे में था। मैं भी सोच रहा था कि मुझे रात को जगाया किसने था। वह ठंडा हाथ, वह अजीब आवाज। 7 औरतें तो सो रही थीं। मतलब कोई कुछ छुपा रहा था। मैं अभी अधिकारियों के पास शिकायत करने जाने ही वाला था कि वे खुद मेरे दरवाजे पर आ पहुंचे। उनके साथ लंगड़ाता हुआ वांग बियाओ भी था, चेहरे पर घमंडी मुस्कान लिए। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, इसने मेरे दोस्तों को मार दिया और हमारे पैसे भी लूट लिए। पूरा गांव जमा हो गया। मरे हुए लोगों के परिवार रो रहे थे, चीख रहे थे। होसान की बूढ़ी मां मुझे कोस रही थी। एक विधवा बच्चे को गोद में लेकर मुझे हत्यारा कह रही थी। एक आदमी मेरी जान की मांग कर रहा था। आधा गांव मुझे फांसी पर चढ़ाने को तैयार था। तभी लीदान आगे आया और मेरे पक्ष में बोला कि यह आत्मरक्षा थी। फिर मेरी 7 पत्नियां भी आ गईं। शियलियानियों ने साफ आवाज में कहा, आधी रात को कोई हथियार लेकर किसी के घर में घुसता है तो उसका इरादा अच्छा नहीं होता। मेरे पति ने सिर्फ हमारी रक्षा की है। बाकी औरतों ने भी सच्चाई बता दी। भीड़ का रुख बदलने लगा। सब जानते थे कि वांग बियाओ और उसका गिरोह बदमाश थे। लोग उसी के खिलाफ बोलने लगे। लेकिन वांग बियाओ ने आखिरी चाल चली। उसने अधिकारियों से कहा कि मैंने उन्हें खुद बुलाया था और पैसों के लिए हमला किया। उसने यह भी कहा कि उसकी चांदी पर बियाओ लिखा है, जो मेरे पास मिलेगी। मेरा दिल धक से रह गया। वह सही था। रास्ते में लूटे गए वही सिक्के अभी मेरी जेब में थे। अधिकारियों ने तलाशी ली और चांदी निकाल ली। वांग बियाओ की मुस्कान लौट आई। उसे लगा वह जीत गया। मेरी पत्नियां डर गईं। लेकिन जब अधिकारी ने सिक्के पर लिखा पढ़ा, उस पर बियाओ नहीं लिखा था। उस पर लिखा था, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। वांग बियाओ ने खुद सिक्का छीना और पढ़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया ये कैसे हुआ। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैंने खुद यह लिखवाया है ताकि मुझे अपनी 7 पत्नियों से प्यार करना याद रहे। शुरशुर और बाकी सब शर्मा गईं। उन्हें लगा मैं बेशर्म हूं, लेकिन अंदर से वे खुश भी थीं। मैंने वह चांदी अधिकारियों को चाय पानी के नाम पर दे दी और कहा कि वांग बियाओ की जांच की जाए, क्योंकि उसने मेरे घर में घुसकर परिवार को धमकाया था। वे उसे पकड़कर ले गए। वह जाते जाते भी चिल्ला रहा था कि मैं उसे फंसा रहा हूं। अधिकारी जाते समय शुरशुर को घूरकर बोला, ये लड़की कहीं देखी हुई लगती है। मेरा दिल कस गया, लेकिन शुरशुर शांत रही। उसने कहा, मैं तो बस उन औरतों में से हूं जिन्हें यहाँ शादी के लिए भेजा गया था। अधिकारी ने कंधे उचकाए और चला गया, लेकिन मैंने यह बात याद रख ली। जब हम अकेले हुए, शुरशुर ने पूछा, आपने चांदी वाला खेल कैसे किया? मैंने सच बता दिया। मुझे पहले से शक था कि वांग बियाओ यही चाल चलेगा। इसलिए भट्ठी बनने के बाद मैंने उसकी चांदी पिघलाकर नए शब्द खुदवा दिए। जो भट्ठी लोहे को पिघला सकती है, उसके लिए चांदी कोई मुश्किल नहीं थी। वह प्रभावित हुई, लेकिन अब भी चिंतित थी। उसने कहा, इस दुनिया के अधिकारी भ्रष्ट हैं। वांग बियाओ शायद ज्यादा दिन बंद नहीं रहेगा। मैंने सिर हिलाया। मैंने कहा, तब हमें उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वह चौंकी, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा, मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है, अगर समस्या को खत्म न करो तो वह वापस लौटती है। मैंने तुरंत उस बात को पकड़ लिया। मेरा अनुभव, एक जवान शरणार्थी लड़की को दुश्मनों और खतरों का ऐसा कौन सा अनुभव हो सकता था? मैंने उससे उस अधिकारी के बारे में पूछा जिसने उसे पहचान लिया था। उसने होंठ काटे और कहा, इस बारे में मत पूछिए। मेरा राज्य जानना आपके लिए मौत बुलाने जैसा होगा। उसने बताया कि वह और उसकी बहन मानमान जल्द ही यहाँ से जाने वाले थे, इससे पहले कि उनकी मुसीबत उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाए। वे मुझे अपने साथ डुबाना नहीं चाहती थी। मैंने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी पत्नी हो, चाहे सिर्फ नाम की ही सही। अगर मुसीबत आई तो मैं खड़ा तमाशा नहीं देखूंगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में मैंने सुना, मान शुर से कह रही थी कि मैं अच्छा इंसान हूं और शायद उसे मुझे सच में अपना पति मान लेना चाहिए। शुर ने उसे डांट दिया। उसने कहा, हमारे और उसके बीच बहुत बड़ा फर्क है और हमारे पीछे जो खतरा पड़ा है वह बहुत बड़ा है। अगर हमारा राज्य खुल गया तो सब मर जाएंगे। वह भी। मैं कोने में खड़ा सब सुन रहा था। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। उन्हें लगता था कि मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। उन्हें लगता था कि मैं बस एक गरीब गांव का शिकारी हूं जिसे उनके दुश्मन पल भर में कुचल देंगे। उसी पल मैंने मन ही मन कसम खाई, मैं उनकी रक्षा करूंगा और एक दिन शुर खुद मुझे पति कहेगी। दिल से मैं 20 से ज्यादा हथियार लेकर यांग ट्रेडिंग कंपनी पहुंचा। चाकू, भाले, तलवारें, सब कुछ। प्रबंधक वू ने हर हथियार को ध्यान से देखा और तारीफ करते नहीं थक रहा था।
उसने पूरे माल के 500 चांदी के सिक्के देने की पेशकश की। यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। मैंने शुर की सलाह मानते हुए उसे धन्यवाद में 10 सिक्के दे दिए ताकि लंबे समय का व्यापारिक रिश्ता बने। वह खुश हुआ और बोला कि वह मुझे और लोहे की खान खरीदने में मदद करेगा। वह मुझे बग्घी में बैठाकर एक खनन क्षेत्र में ले गया। वहां करीब 20 साल का एक अमीर आत्मविश्वासी युवक मिला, जूजिन। जब वो ने बताया कि जंगली सुअर का शिकार मैंने किया था तो जूजिन हंस पड़ा। उसने मेरे दुबले शरीर को देखकर कहा, यह नामुमकिन है। उसने शर्त रखी, अगर मैं साबित कर दूं कि सुअर मैंने मारा था तो वह मुझे सबसे अच्छा लोहा मुफ्त में देगा। मैंने अपना नया कंपाउंड बो निकाला। ली दान ने मेरे नए डिजाइन से उसे और हल्का, मजबूत और ताकतवर बना दिया था। सब लोग उस अजीब हथियार को घूरने लगे। मैं 100 कदम दूर जाकर खड़ा हुआ, डोरी खींची और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा निशाने को चीरता हुआ गया और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। पूरा मैदान शांत हो गया। फिर जू, जिनका रवैया पूरी तरह बदल गया। जो घमंडी युवक था वह अचानक उत्साहित बच्चे जैसा बन गया। वह दौड़कर आया, झुका और बोला, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उसने कहा, मेरी तीरंदाजी दिव्य है और वह मेरी सेवा पिता की तरह करेगा। मैं मन ही मन हंसा। सच्चाई यह थी कि कमाल मेरे हुनर का नहीं, धनुष का था। लेकिन यह है, मैं बोल नहीं सकता था। मैंने कहा, सोचूंगा। शिष्य बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। हमारे परिवार की तकनीक यूं ही किसी को नहीं दी जा सकती। सम्मान दिखाने के लिए उसने सबसे अच्छे लोहे से भरी गाड़ी मुझे मुफ्त में दे दी। मैं खुश होकर लौटने लगा, लेकिन आधे घंटे बाद मेरा खून ठंडा पड़ गया। रास्ता डाकुओं ने रोक रखा था। वुल्फ रिज गैंग और उनके साथ था वांग ब्याओ। पहाड़ी रास्ते पर 9 आदमी झाड़ियों से बाहर कूद पड़े। अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया था। बेकार व्यवस्था। वह वुल्फ रिज गैंग को साथ लाया था। उनका नेता था एक बड़ा दागदार चेहरे वाला आदमी, भाई मोजी। उन्होंने मेरे दुबले शरीर को देखकर ठहाके लगाए। एक बोला, मैं इसे एक उंगली से मार दूंगा। दूसरा बोला, इसे खत्म करके इसकी बीवियों से मिलने चलेंगे। यह सुनते ही मेरा खून खौल उठा। भाई मौजी बोला, खुद ही मर जा, सबका समय बच जाएगा। फिर हंसते हुए बोला, तेरी खूबसूरत बीवी को मैं उठा ले जाऊंगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, जो मेरी औरत को छुएगा मरेगा। लेकिन इस बार मैं तैयार था। पिछले हमले के बाद मुझे अंदाजा था कि वांग ब्याओ वुल्फ रिज गैंग को लाएगा। इसलिए मैंने एक नया हथियार बनाया था, स्लीव एरो। मेरी बाह की आस्तीन में छिपा हुआ दोहरी पुली प्रणाली वाला छोटा कंपाउंड बो। इस दौर की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर। पहला डाकू चाकू लेकर मेरी तरफ दौड़ा। मैंने हाथ उठाया और स्लीव एरो चल गया। तीर सीधा उसके सिर में लगा। वह जमीन छूने से पहले ही मर चुका था। बाकी सब एक साथ टूट पड़े। मैंने पास वालों पर स्लीव एरो चलाया, दूर वालों पर कंपाउंड बो। तीर उन्हें आर पार भेद रहे थे। उनके पास कोई कवच नहीं था। एक एक करके सब गिरते गए। कुछ ही पलों में 7 डाकू जमीन पर पड़े थे। भाई मुझे पागल हो गया। वह तलवार लेकर चीखता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। मैंने एक तीर उसके शरीर में मारा। फिर यकीन के लिए स्लीव एरो से 3 और वार किए। वह बिना आवाज के गिर पड़ा। अब सिर्फ वांग ब्याओ बचा था। वह जड़ बनकर खड़ा था, अपने लाए हुए लोगों की लाशें घूरता हुआ। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। मैंने धनुष उठाया और सीधा उस पर तान दिया। वांग ब्याओ घुटनों पर गिर पड़ा। वह रोने लगा, भीख मांगने लगा, मुझे अंकल जियांग कहने लगा और बोला कि वह कुत्ते की तरह मेरी सेवा करेगा। मैंने कहा, भौंको, और उसने बिना झिझक भौंकना शुरू कर दिया। फिर मैंने उससे आखिरी बात कही, कभी मेरी औरत को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचना। मैंने खंजर निकाला और उसका सिर काट दिया। जैसे ही सब खत्म हुआ, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, पेट मचल गया और मैं झुककर उल्टियां करने लगा। पिछली जिंदगी में मैंने कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई थी और अब मैंने किसी का सिर अपने हाथों से काट दिया था। खून, तड़पता शरीर, सब कुछ बहुत भारी था। मैं तब तक उल्टी करता रहा जब तक कुछ बचा ही नहीं। मैं सोचता रहा, मैं क्या बनता जा रहा हूं? क्या यह दुनिया मुझे बदल रही है या मैं हमेशा से ऐसा था? फिर मैंने तय किया, फर्क नहीं पड़ता, मुझे मजबूत बनना होगा। यही एक रास्ता है जिससे मैं अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, गुरुजी आप तो कमाल है। मैं झटके से मुड़ा, हाथ स्लीव एरो पर चला गया। वह जूजिन था। वो मेरा पता लेना भूल गया था, इसलिए पीछे पीछे आ गया था। उसने पूरी लड़ाई देख ली थी। यह समस्या थी, अगर खबर फैल गई कि मैंने वुल्फ रिज गैंग को मार दिया तो पूरा गिरोह मेरे परिवार पर टूट पड़ेगा। मैंने साफ पूछा, तुम्हें डर नहीं कि राज रखने के लिए मैं तुम्हें मार दूं? वह शांत रहा। उसने कहा, मुझे भरोसा है कि आप बिना वजह किसी को नहीं मारते। समझदार लड़का। मैंने कहा, चुप्पी की एक ही गारंटी है, तुम मेरे साथी बनो। एक डाकू अभी जिंदा था, बस सांसें चल रही थीं। मैंने जूजिन से कहा, इसे खत्म करो। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था, लेकिन वह समझ गया, अगर वह इसमें शामिल हुआ तो कभी बोल नहीं पाएगा। उसने चाकू निकाला, आंखें बंद की और वार कर दिया। डाकू मर गया। उसके बाद मैंने जूजिन को आधिकारिक रूप से अपना शिष्य बना लिया। वह खुशी से 3 बार झुका। मेरे अपने कारण थे, अब वह चुप रहेगा और उसकी लोहे की खान मेरे हथियारों के काम आएगी। हमने जल्दी से सब साफ किया और निकल गए। लेकिन मुझे क्या पता था, वुल्फ रिज पर उनके सरदार को पहले ही लाशें मिल चुकी थीं। वह गुस्से से कांप रहा था, मेजें पलट रहा था, जवाब मांग रहा था। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जिसने उसके भाइयों को मारा है
उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। शिकार शुरू हो चुका था और वह सीधा मेरी तरफ आ रहा था। मैंने घर पहुंचकर अपनी पत्नियों के सामने मेज पर 300 से ज्यादा तायल चांदी उड़ेल दी। उनकी आंखें फैल गईं। ये हम 8 का टैक्स भरने के लिए काफी से भी ज्यादा था और बहुत कुछ बच भी जाता। मैंने उन्हें तोहफे भी दिए, बालों की पिने, सुर्खी, रेशमी कपड़ा, कढ़ाई वाले छोटे थैले। वे खुशी से बोल ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने कहा कि सब अपना सही परिचय दें। पहली पत्नी शुरशुर, दूसरी छिन्न लियानायु, तीसरी लीना जिश्या, चौथी जाजी, शायद असली नाम नहीं, पांचवीं लीटिंग, छठी जुआन, सातवीं मानमान, शुरशुर की छोटी बहन सिर्फ 8 या 9 साल की। मैंने सबको कहा कि मुझे मालिक कहना बंद करें। हम सब बराबर हैं। इस परिवार में कोई ऊंच नीच नहीं होगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद वे सब मेरे बारे में बात कर रही थी। छिन लियानायु ने कहा कि उसने गांव में पूछताछ की थी। गांव के हर इंसान का एक ही कहना था, पुराना जियांग युवे शांत, निकम्मा और बेकार था। वह खुद का पेट तक नहीं भर सकता था। कोई औरत उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि वही आदमी कंपाउंड बो और लोहे की भट्टी बना दे? छिन लियानायु ने शक जताया। उसने कहा, शायद यह असली जियांग युवेई है ही नहीं, कोई और उसकी जगह आ गया है। वे सब समझ नहीं पा रही थीं, लेकिन इतना जरूर जान गई थीं कि मैं कोई बड़ा राज छुपा रहा हूं। उस रात मैंने दूसरी लोहे की भट्टी भी बना दी। मुझे हथियार तेजी से बनाने थे। वुल्फ्रिज बदला लेने जरूर आएगा। और शुरशुर के पीछे जो रहस्यमय खतरा था वह भी अभी बाकी था। जब मैं काम खत्म कर चुका तभी शुरशुर मेरे पास आई, लेकिन आज वह बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने नया गुलाबी जोड़ा पहना था, गहने लगाए थे और हल्का सा श्रृंगार किया था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ पल मैं बस उसे देखता रह गया। वह मुस्कुराई और बोली, मैं आपका चेहरा धो दूं? फिर धीरे से पूछा, मुझे समझाइए, यह भट्टी कैसे काम करती है? मैं तुरंत समझ गया, उसे तकनीक चाहिए थी। उसने खुद मान भी लिया। उसने कहा, अगर यह तकनीक मेरे हाथ लग जाए तो इसकी कीमत 1000 गुना बढ़ सकती है। उसने भविष्य में मुझे 1000 सोने के सिक्कों का वादा किया। मैंने कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। वह चौंकी। मैं मुस्कुराया और बोला, मुझे कंधे की मालिश चाहिए। वह हैरान रह गई, लेकिन मान गई। उसके हाथ नरम थे और हुनरमंद भी। जब वह मेरे कंधे दबा रही थी, मैंने कहा, मुझे पुराने तरीके से नहीं, आधुनिक तरीके से पति कहो। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने धीरे से कहा, पति। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर अपनी तरफ खींच लिया। हमारे चेहरे बहुत करीब थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मैं महसूस कर सकता था। मैं झुककर उसे चूमने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई। वहां वान्नी, लियानायु और मानमान खड़ी थीं। बड़ी बड़ी मुस्कानों के साथ सब देख रही थीं। शुरशुर ने मुझे धक्का दिया। बदमाश कहकर वह भाग गई। मैं वहीं बैठा उसके इत्र की खुशबू अपने हाथों पर महसूस करता मुस्कुराता रहा। एक दिन वह खुद मेरे पास लौटेगी। अगले कुछ दिन मैं हथियार बनाने में लगा रहा, लेकिन एक सुबह गांव में अचानक चीख पुकार मच गई। मैं दौड़कर पहुंचा तो देखा बूढ़ा वू और उसकी पत्नी अधिकारियों के सामने घुटनों पर गिरे रो रहे थे। वे उनके बेटों को घसीट कर ले जा रहे थे, क्योंकि वे सिर का टैक्स नहीं भर पाए थे। उन्हें शहर की दीवारें बनाने भेजा जा रहा था और वहां से कोई वापस नहीं आता था। बूढ़ी वू की पत्नी रोते हुए बोली, मेरे बेटों को छोड़ दो, मुझे ले जाओ। अधिकारी हंस पड़ा। उसने कहा, बूढ़े लोग बेकार होते हैं, हमें जवान और ताकतवर चाहिए। मैं आगे बढ़ा और 5 तायल चांदी देकर बूढ़े वू के दोनों बेटों को छुड़ा लिया। पूरा गांव दंग रह गया। किसी को यकीन नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा है। लीदान ने मुझे अलग ले जाकर कहा, इतना धन दिखाना ठीक नहीं। मैंने कहा, यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानता था अगली बार टैक्स आएगा तो बूढ़ा वो फिर फंसेगा और तब वह खुद मेरे पास आएगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अगले दिन बूढ़ा वो अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ मेरे घर आया। उनके हाथ में धन्यवाद के लिए सूखा मांस था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी 2 जलती भट्टियां और काम करते ली, दान को देखा, उनके मुंह खुले रह गए। मैंने उन्हें काम की पेशकश की। हर आदमी को महीने के 2 ताएल चांदी, ठीक वही जितना अली दान को देता था। लेकिन मैंने सच भी बता दिया, काम खतरनाक है, लोग दुश्मन बनेंगे, लड़ना भी पड़ सकता है। बूढ़ा वो बिना सोचे बोला, तुमने मेरा परिवार बचाया है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। उसके दोनों बेटे झाओ दाओ और झाओ युन वहीं वफादारी की कसम खा बैठे। मैंने उन्हें आधे महीने की तनख्वाह पहले ही दे दी। उस रात हमने दावत की, लेकिन अगली सुबह मैं उन्हें भट्टी पर नहीं ले गया, मैं उन्हें पहाड़ों में ले गया। बूढ़ा वो हैरान था, क्या हमें हथियार नहीं बनाने? मैंने कहा, अगर तुम मर गए तो पैसा किस काम का? पहले ट्रेनिंग होगी। मैंने सबको कंपाउंड बो दिए। बूढ़े वो ने डोरी खींची, तीर छोड़ा और सूखे पेड़ में गहरा धंस गया। उसकी आंखें फैल गईं। इतनी ताकत और स्थिरता उसने कभी नहीं देखी थी। झाओ दाओ और झाओ युन ने भी चलाया और दंग रह गए। ये तीनों उम्र भर के शिकारी थे, मुझसे कहीं बेहतर निशानेबाज। अब उनके हाथों में कंपाउंड बो थे। वे बेहद खतरनाक बन चुके थे। बूढ़े वो ने मुझे सही तीरंदाजी सिखाने की पेशकश की। मैंने खुशी से स्वीकार कर लिया। उसकी निगरानी में मेरा निशाना और शरीर का संतुलन तेजी से सुधरने लगा। हमने साथ मिलकर शिकार किया। थैलियां खरगोशों और जंगली मुर्गों से भर गईं। सब कुछ आसान लग रहा था। तभी झाड़ियों में हरकत हुई। मुझे लगा कोई और जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल बाघ बाहर कूदा।
मैं किसी तरह लुढ़क कर बचा। उसके पंजों ने मेरी पीठ चीर दी। जलती हुई दर्द की लकीरें दौड़ गईं। मैंने स्लीव एरो चलाया। तीर उसके कंधे में लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने फिर हमला किया और मेरी बांह खोल दी। मैंने दूसरा तीर चलाया। इस बार उसके पेट में लगा। वह दहाड़ा, लुढ़का, फिर खड़ा हो गया। तभी बूढ़ा वू, झाओ दाओ और झाओ यून दौड़ते हुए आए। तीनों ने लगातार तीर चलाए। बाघ का फर खून से भीग गया, लेकिन वो गिरा नहीं। वह झाओ दाओ पर टूटा और उसकी बांह फाड़ दी। बूढ़े वू ने शिकार वाला चाकू उसके शरीर में घोंप दिया। बाघ की पूंछ के वार से वह भी लड़खड़ा गया। बूढ़ा वू चिल्लाया, पेड़ों पर चढ़ो। बाघ नहीं चढ़ सकता। हम सब भागकर पेड़ों पर चढ़ गए, लेकिन बाघ मेरी तरफ देखने लगा। मैं सबसे छोटे पेड़ पर था। वह पीछे हटा और पूरी ताकत से तने पर टकराया। एक बार, दूसरी बार। पेड़ टूट गया। मैं नीचे गिर पड़ा और अगले ही पल बाघ मेरे ऊपर था। मैं उसके दांत देख सकता था, उसकी लार, उसका खुला हुआ जबड़ा मेरी आंखों के ठीक ऊपर। मैं जम गया। शरीर का हर हिस्सा चिल्ला रहा था, यही अंत है। ऊपर से बूढ़ा वो मेरा नाम चिल्ला रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। बाघ मुझ पर झपटा। मुझे लगा सब खत्म, लेकिन आखिरी पल में मैंने अपनी आस्तीन के सारे तीर उसके पेट में खाली कर दिए। इतनी नजदीक से चले हुए संशोधित तीरों ने उसके अंदरूनी हिस्से चीर डाले। बाघ वहीं मेरे ऊपर गिर पड़ा, मरा हुआ। बूढ़ा वू, झाओ दाओ और झाओ यून पेड़ों से कूदे और चाकुओं से बाघ को बार बार मारने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि वह पहले ही मर चुका है। वे सिर्फ मुझे बचाना चाहते थे। जब बूढ़े वू ने उसका भारी शरीर हटाया, मैं नीचे पड़ा था, खून से लथपथ, मुश्किल से सांस लेता हुआ। उन्होंने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। सच ये था कि मैं मौत के इतने करीब पहले कभी नहीं गया था। हम सब वहीं जमीन पर बैठ गए, थके हुए, पसीने और खून में भीगे हुए, उस मरे बाघ को घूरते हुए। मैंने कहा, कुछ अजीब है, इन पहाड़ों में बाघ नहीं होते। बूढ़े वू ने सिर हिलाया। वह दशकों से यहाँ शिकार कर रहा था। उसने कभी बाघ नहीं देखा था। फिर ये आया कहां से? किसी के पास जवाब नहीं था। तभी झाओ दाओ हंस पड़ा। उसने कहा, अब हम बाघ मारने वाले वीर हैं। एक शिकारी के लिए बाघ मारना सबसे बड़ा सम्मान था। बूढ़ा वो मुस्कुराया और बोला, इस किस्से पर सालों तक घमंड करेंगे। मैंने याद दिलाया कि बाघ की खाल और हड्डियां बहुत महंगी बिकेंगी। जो चीज हमें मारने आई थी, वही हमें अमीर बना सकती है। आराम करने के बाद हम बाघ को घसीटते हुए गांव लाए। नदी किनारे कपड़े धो रही एक औरत ने बाघ देखा और चीख मारकर कपड़े पानी में गिरा दिए। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव जमा हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। ज्यादातर लोगों ने कभी बाघ देखा ही नहीं था। सब पूछ रहे थे, कैसे मारा, कहाँ मिला? किसी ने भागकर मुखिया को खबर दी। पहले तो उसने माना ही नहीं, लेकिन जब बच्चा बार बार कहता रहा, जल्दी चलो, कोई ले जाएगा, तो वह खुद आया। बाघ को देखते ही उसके होश उड़ गए। जिस आदमी को वह हमेशा निकम्मा समझता था, उसने राजसी बाघ मार दिया था। वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे भूत देख लिया हो। मैं खून से सना था, कपड़े फटे थे, घाव अब भी बह रहे थे। शायद मैं डरावना लग रहा था। तभी घोड़ों की टापें सुनाई दी। 20 से ज्यादा घुड़सवार धूल उड़ाते हुए गांव की तरफ आ रहे थे। किसी ने चीखकर कहा, वुल्फ रिज गैंग। पूरा गांव चुप हो गया। लोग डर से जम गए। उनका नेता काले घोड़े पर बैठा था, चेहरे पर बड़ा सा निशान था। उसने पूछा, वांग बियाओ कहाँ है? मुखिया सवाल टालना चाहता था, लेकिन उसकी नजर सीधी मुझ पर चली गई। बाकी सबने भी मेरी तरफ देख लिया। अब छुपने का कोई रास्ता नहीं था। मैं आगे बढ़ा और कहा, उससे मेरा झगड़ा हुआ था। मैंने अधिकारियों में शिकायत की थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। खून, घाव, मरा हुआ बाघ, सब कुछ। मैं समझ गया वह सोच रहा है। उसने पूछा, बाघ तुमने मारा? मैंने कहा, हाँ। फिर उसने पूछा, वांग बियाओ और उसके लोगों को किसने मारा, जानते हो? मैंने कहा, नहीं। उसने इनाम की घोषणा की और अपने लोगों के साथ चला गया। लेकिन मैंने महसूस किया उसके शांत शब्दों के पीछे छुपा हुआ हत्या का इरादा। उसे मुझ पर शक था। बस वह अभी ऐसे आदमी से नहीं लड़ना चाहता था जो बाघ मार सकता हो। जाते जाते उसके आदमी कह रहे थे, फर्क नहीं पड़ता, अगली बार लौटेंगे। वे ज्यादा लोगों के साथ आने वाले थे, मुझे कुचलने के लिए। मैंने बूढ़े वू, झाओ दाओ, झाओ युन और ली दान को घर के अंदर बुलाया। दरवाजा बंद कर दिया। औरतें बाहर पहरा देने लगीं। मैंने सब सच बता दिया। वांग बियाओ और वुल्फ्रिज वालों ने रास्ते में मुझ पर हमला किया था और मैंने सबको मार दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़े वू की आंखें फैल गईं। उसने कहा, तुमने वुल्फ्रिज के डाकुओं को मार दिया? सब समझ गए कि इसका मतलब क्या है। इलाके का सबसे खतरनाक गिरोह अब मेरे पीछे था और अब उनके पीछे भी। मुझे डर की उम्मीद थी, लेकिन बूढ़ा वो बोला, वे कमीने यही डिजर्व करते थे। झाओ दाओ और झाओ युन मुझे नायक की तरह देख रहे थे। सबने मेरा साथ दिया, लेकिन साथ काफी नहीं था। हमें तैयारी करनी थी। मैंने कहा, अब बिक्री के लिए हथियार नहीं बनेंगे, अब हम खुद को हथियार देंगे। मैंने डिजाइन बनाए, सबके सामने नक्शे खोले और फिर पूरी रात काम शुरू हुआ। दोनों भट्टियां धधक रही थीं। ली दान पिघला लोहा सांचे में डाल रहा था। झाओ दाओ और झाओ युन औजार पकड़ाते जा रहे थे। बूढ़ा वो सामान तैयार कर रहा था। किसी ने शिकायत नहीं की। अगले दिन तक हमारे पास नया कवच, तलवारें और लंबे चाकू तैयार थे। मैंने बूढ़े वू को कवच पहनाया और तलवार से उस पर वार किया। चिंगारियां उड़ी, लेकिन सिर्फ हल्की सी खरोंच आई। झाओ दाओ ने तलवार से पत्थर पर वार किया। पत्थर 2 टुकड़ों में बढ़ गया। धार पर खरोंच तक नहीं आई। सब दंग रह गए। शुर भी। उसने महंगी और मशहूर तलवारें देखी थीं, लेकिन ऐसी नहीं जिन्हें इतनी तेजी से बनाया जा सके। तभी मैंने अगली चीज दिखाई। मैंने अपनी असली ताकत सबको दिखाई। रिपीटिंग क्रॉसबो।
इस दौर में हर क्रॉसबो एक तीर चलाने के बाद दोबारा लोड करना पड़ता था, लेकिन मेरा हथियार अलग था। इसमें एक साथ 20 तीर लग सकते थे और सिर्फ ट्रिगर दबाते ही लगातार बरस सकते थे। जाओ दाओ ने 2 मोटी लोहे की चादरों से ढका हुआ एक पुतला खड़ा किया और उसे हिलाने लगा। मैंने निशाना साधा, ट्रिगर दबाया और अगले ही पल तीरों की बारिश शुरू हो गई। एक के बाद एक तीर लोहे की दोनों चादरों को चीरते हुए आर पार निकल गए। ओल्ड वू का जबड़ा खुला का खुला रह गया। जाओ यून बोला, ये हथियार तो पूरा युद्ध बदल सकता है। शूशुए बस मुझे देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा हथियार बना सकता है। मैंने हमेशा की तरह झूठ बोला। एक पुरानी किताब में डिजाइन मिला था। शूशुए ने आंखें घुमा दी। उसे पता था मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। किन लियांग्यू ने गंभीर आवाज में कहा, अगर किसी ताकतवर आदमी को इसके बारे में पता चल गया तो वो या तो ये हथियार छीन लेगा या इसे बनाने वाले को खत्म कर देगा। मैंने सिर हिलाया। यह हमारी सबसे बड़ी गुप्त ताकत है, इसे सिर्फ आखिरी समय पर ही इस्तेमाल करेंगे। तभी ओल्डू ने पूछा, इसका नाम क्या रखोगे? मैंने बिना सोचे बोल दिया, लगातार चलने वाला बड़ा बेवकूफ क्रॉसबो। सब लोग मुझे घूरने लगे। शूशुए ने माथा पकड़ लिया। ये नाम बहुत बेकार है, इसका नाम होगा दिव्य मशीन क्रॉसबो। मैंने खांसते हुए कहा, हाँ वही ठीक है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और मुझे अच्छा लगा कि अब वो मेरी बातों में दिलचस्पी लेने लगी थी। उधर महिलाएं बाघ की लाश साफ कर रही थीं। तभी उसके पेट से कुछ निकला, एक सोने का बैज, लेकिन वो कोई साधारण बैज नहीं था। उस पर निशान था हुआई के राजा का। पूरा इलाका जानता था कि हुआई का राजा बहुत बड़ा सरदार था। उसके पास 8 लाख सैनिक थे और वो खुद शाही दरबार को चुनौती दे सकता था। देश पहले ही टूटने की कगार पर था। बाहर दुश्मन, अंदर बगावत, ऊपर से टैक्स और भ्रष्ट अधिकारी। शूशुए और किन लियांग्यू तुरंत मेरे पास दौड़ कर आईं जब मैं ओल्ड वू से तलवार चलाना सीख रहा था। ओल्ड वू मुझे स्टांस, कदमों की चाल और कमर से ताकत निकालना सिखा रहा था। मैं अभी भी कच्चा था, लेकिन तेजी से सीख रहा था। उसने एक और नाम लिया, तियानतोंग, शहर का पूर्व सैनिक अधिकारी जो असली मार्शल आर्ट जानता था, मगर बहुत गुस्सैल था और किसी को आसानी से नहीं सिखाता था। तभी शूशुए ने मुझे बैज दिखाया। मैंने दांत से काटकर देखा, असली सोना था। पहले तो मैं खुश हुआ कि खजाना मिल गया, लेकिन दोनों के चेहरे गंभीर थे। शूशुए बोली, ये हुआई के राजा का बैज है। मेरी खुशी तुरंत गायब हो गई। एक बाघ किसी राजा का बैज निगलकर यहाँ कैसे आ गया? और इस पहाड़ में बाघ आया ही क्यों, जहां कभी बाघ होते नहीं थे? मैंने दोनों को देखा। उन्हें मुझसे कहीं ज्यादा पता था। किन लियांग्यू ने धीरे से कहा, बहन अब सच बता दो। शूशुए ने गहरी सांस ली और सच बताया। हुआई का राजा कई सालों से विद्रोह की तैयारी कर रहा था। उसने इतना खजाना जमा किया था कि वो पूरे राज्य के खजाने से भी बड़ा था। जब दरबार को इसकी खबर लगी तो सब उस खजाने के पीछे पड़ गए। खजाने की जगह छुपाने के लिए राजा के लोगों ने 4 सोने के बैज अलग अलग जानवरों के पेट में छुपाए और उन्हें देश भर में छोड़ दिया। जिस बाघ को मैंने मारा, उसके अंदर उन्हीं में से एक बैज था। अब सब समझ आ गया, बाघ यहां क्यों आया और यह बैज उसके पेट में कैसे पहुंचा। शूशुए ने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर किसी को पता चला कि यह बैज तुम्हारे पास है तो राजा भी आएगा और दरबार भी। हम सब मारे जाएंगे, शायद पूरा गांव खत्म कर दिया जाएगा। मैंने तुरंत कहा, इसे छुपा दो और जिसने भी देखा है सबको चुप रहने को कहो। अब मेरा शक और गहरा हो गया था। पहले शूशुए का व्यापारिक ज्ञान, अब किन लियांग्यू की राजनीति की समझ। ये औरतें आखिर थीं कौन? उस दोपहर में जाओ यूं और जाओ दाओ हथियार बेचने शहर निकले, लेकिन शहर के दरवाजे पर सिपाही हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने बताया, कोई बड़ा अधिकारी आया है, किसी खास आदमी की तलाश में। पूरा शहर बंद था। उधर जिला कार्यालय में गवर्नर मजिस्ट्रेट पर दबाव डाल रहा था। वो 2 बहनों को ढूंढ रहा था, यांग शिगाई और उसकी छोटी बहन। एक सिपाही वुजियान को अचानक याद आया कि उसने डोंगपो गांव में ऐसी लड़की देखी थी। चेहरा काला था, लेकिन शक्ल मिलती थी। मजिस्ट्रेट ने तुरंत आदेश दिया, 20 गार्ड लेकर गांव को घेर लो। और मैं उस समय गांव में था ही नहीं। जब मैं हथियार बेचकर वापस लौटा तो ढोल और नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। गांव को घेर लिया गया था। सबको बाहर जमा होने का आदेश दिया गया। शूशुए और मनमन डर से कांप रही थीं। भागने का कोई रास्ता नहीं था। शूशुए का चेहरा अब भी कालिक से ढका था। उसे उम्मीद थी कि पहचान नहीं पाएंगे। सिपाही एक एक कर सबके चेहरे पोस्टर से मिला रहे थे। जब शूशुए की बारी आई, वो लगभग बच गई थी, लेकिन तभी एक अधिकारी रुक गया। उसने तलवार निकालकर कहा, चेहरा धो। कोई रास्ता नहीं था। शूशुए घुटनों पर बैठी, पानी से चेहरा धोया और जब खड़ी हुई पूरा गांव स्तब्ध रह गया। दूध जैसी सफेद त्वचा, चमकती आंखें, परफेक्ट चेहरा। गांव वालों की सांसें थम गईं।
जो लोग उसे चावल के बदले छोड़ चुके थे अब पछतावे में सिर पीट रहे थे। अधिकारी चिल्लाया, तुम यांग शिगाई हो? तो यही उसका असली नाम था, शूशुए नहीं, यांग शिगाई। उसने तुरंत सैनिकों को घेरने का आदेश दिया। उसकी बहन और उससे जुड़े हर इंसान को गिरफ्तार करना था। गांव वाले तुरंत पलट गए, उसे कोसने लगे, खुद को बचाने की भीख मांगने लगे। अधिकारी हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा, तभी मेरी आवाज गूंजी, देखता हूं मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कौन करता है। मैं अपने कंपाउंड बो के साथ सामने खड़ा था। मेरे पीछे ओल्ड वू, जाओ यूं, जाओ दाओ और लीदान थे, सब हमारे नए हथियारों और कवच में तैयार। सिपाही हंस पड़े। 5 आदमी बनाम 20। एक अधिकारी ने मुझे कचरा कहा। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया, तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। खून हवा में उछला। गांव वाले चीखते हुए भागे। मैंने धनुष उठाया और एक एक कर सैनिकों को गिराने लगा। हर तीर निशाने पर लगा। ओल्ड वू तलवार लेकर टूट पड़ा। जाओ यून का भाला किसी को बचने नहीं दे रहा था। जाओ दाव परछाई की तरह घूम रहा था। लीदान की कुल्हाड़ी से लोग उड़ रहे थे। हमारे हथियार उनसे कहीं बेहतर थे। 1400 डिग्री की भट्टी में बने लोहे से तैयार उनकी तलवारें हमारी तलवारों से टकराकर सूखी लकड़ी की तरह टूट रही थीं। कुछ ही देर में आधे सैनिक खत्म हो गए। बाकी संभल कर एक साथ हमला करने लगे। अब संख्या भारी पड़ सकती थी। मैंने फैसला किया, अब असली हथियार निकलेगा। मैंने दिव्य मशीन क्रॉसबो उठाया। बाकी चारों ने भी वही किया। हमने ट्रिगर दबाया और तीरों का तूफान टूट पड़ा। लगातार 20-20 तीर। सैनिक चीखते हुए गिरते गए। कुछ ही सेकंड में मैदान साफ था। 2 सैनिक अभी जिंदा थे। वो चिल्लाए, सरकारी अफसरों को मारना राजद्रोह है, पूरा गांव मरेगा। मैं उनके पास गया, तलवार उठाई और दोनों को खत्म कर दिया। अब कोई गवाह नहीं था। गांव वाले पूरी तरह घबरा गए थे। वे चीख रहे थे कि मैं पागल हो गया हूं, कि मैंने सबको बर्बाद कर दिया है। गांव के मुखिया ने कहा कि मैं पूरे गांव पर आफत ले आया हूं। यांग शिगे, जिसका असली नाम शूशुए था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे पूछा, क्या यह सब करना सच में सही था? मैंने उससे कहा, तुम मेरी पत्नी हो। जिस पल से तुम मेरी बनी हो, उसी पल मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस दुनिया में मैं किसी अपने को खोने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे पता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर गांव का कोई भी आदमी काउंटी जाकर सब बता देता तो हम सब मारे जाते। इसलिए मैंने एक कठिन फैसला लिया। मैंने ओल्ड वू और झाओ यून को गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा कर दिया। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। फिर मैंने पूरे गांव को इकट्ठा किया, मर्द, औरतें, बच्चे, सबको। मैं एक शाही झंडा लेकर आया और सबको कहा कि उस पर पैर रखो और थूको। इस तरह हम सब एक साथ अपराधी बन जाते। फिर कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर खुद भी खत्म हो जाता। लोगों ने विरोध किया। एक जवान लड़के ने सबको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई। एक एक करके, रोते और कांपते हुए, हर गांव वाले ने झंडे पर पैर रखा और थूका। गांव का मुखिया रो पड़ा और कहने लगा कि मैं सब कुछ बर्बाद कर रहा हूं। फिर मैंने तरीका बदल दिया। मैंने झाओ यून से कहा कि बड़ा बोरा लाओ। उसने बोरा खींचकर सामने उलट दिया। देखते ही देखते 1000 से ज्यादा चांदी के सिक्के जमीन पर बिखर गए, जैसे चांदी का पहाड़ हो। इस गांव में किसी ने इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। मैंने सबको सच बताया। हम सब गरीब हैं। टैक्स ने हमें कुचल दिया है। हमारे बेटे दीवारें बनाने के लिए उठा लिए जाते हैं और कभी लौटकर नहीं आते। अब हम सब एक ही नाव में हैं। इसलिए मैं अपनी दौलत सबके साथ बांट रहा हूं। हर परिवार को 10 चांदी के सिक्के मिलेंगे, इतना कि अच्छा खाना खा सकें, जरूरत की चीजें खरीद सकें और टैक्स भर सकें, ताकि किसी का परिवार न छीना जाए। माहौल पल भर में बदल गया। कुछ मिनट पहले जो लोग मुझसे नफरत कर रहे थे, अब वही मेरी जय जयकार कर रहे थे। मुझे अच्छा आदमी कह रहे थे और बोल रहे थे कि जहां मैं जाऊंगा वे साथ चलेंगे। एक गांव वाले ने चिल्लाकर कहा कि अधिकारी यही लायक थे क्योंकि वे मेरी पत्नी को पकड़ने आए थे। बाकी लोग भी जोर जोर से सहमत होने लगे। गांव का मुखिया सब कुछ एक अजीब नजर से देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि मैंने खेल बहुत चालाकी से खेला है। पहले डर, फिर उदारता। लेकिन वह आने वाले खतरे से डरा हुआ था। हमने 20 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों को मार दिया था। इतनी बड़ी घटना सीधे शाही दरबार तक पहुंच सकती थी। मैं उसे एक तरफ ले गया और कहा कि मेरे पास अधिकारियों से निपटने की योजना है। उसने सुना और उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने चेतावनी दी कि खतरा बहुत बड़ा है। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। मेरे जाने से पहले यांग शिगाई मेरी तरफ आंसुओं भरी आंखों से देखने लगी। उसने पूछा,
क्या तुमने पहले से शाही झंडा तैयार रखा था, क्योंकि तुम्हें अंदाजा था कि मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूं? मैंने हाँ कह दिया। उसने मुझे बेवकूफ कहा। मैंने हंसकर जवाब दिया, तुम मेरी पत्नी हो, तुमने अभी तक मुझे बच्चे भी नहीं दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें किसी के साथ जाने नहीं दूंगा। उसने आंखें घुमाई, लेकिन मुस्कान छिपा नहीं पाई। उसने कहा कि जब मैं लौटूंगा तो वह मुझे अपनी पूरी कहानी बताएगी, लेकिन उससे पहले मुझे 20 से ज्यादा लाशों का इंतजाम करना था। मैंने शवों को गाड़ियों में लादा और झाओ दाओ और गांव के मुखिया के साथ काउंटी शहर की ओर निकल पड़ा। मेरी योजना बहुत साहसी थी। मैं खुद जाकर इन मौतों की रिपोर्ट करूंगा और सारा दोष वुल्फ्रिज के डाकुओं पर डाल दूंगा। जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, सैनिकों ने खून से सनी लाशों का ढेर देखा और घबरा गए। वे हमें तुरंत अंदर ले गए। वहां खुद युनझो का गवर्नर मौजूद था, वही ताकतवर अधिकारी जो खास तौर पर यांग शिगाई को ढूंढने आया था। खबर सुनते ही काउंटी मजिस्ट्रेट के हाथ से ब्रश गिर गया। 20 से ज्यादा अधिकारियों की मौत, ये मामला सीधे शाही दरबार तक जा सकता था। हमें मुख्य सभा कक्ष में लाया गया। मैंने डरे हुए किसान का अभिनय शुरू कर दिया। सिर झुकाया, कांपने लगा, हकलाने लगा। मैंने कहा कि हम साधारण गांव वाले थे, अपना सामान लेकर घर लौट रहे थे। तभी हमने एक भयंकर लड़ाई देखी। हम छिप गए और देखा कि वुल्फ्रिज के डाकुओं ने अधिकारियों पर हमला किया, सबको मार डाला और 2 सुंदर औरतों को उठा ले गए। मजिस्ट्रेट का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत एक वांटेड पोस्टर मेरे सामने फेंका। मैंने उसे ध्यान से देखने का नाटक किया और मुर्गी की तरह सिर हिलाने लगा। हाँ, यही थी वे दोनों, बिल्कुल यही। झाओ योन, झाओ दाओ और गांव के मुखिया ने भी तुरंत मेरी बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे औरतें फरिश्तों जैसी खूबसूरत थीं, उन्हें भूलना नामुमकिन था। गवर्नर ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। उसके निशाने डाकुओं के हाथ लग चुके थे और उसके 20 से ज्यादा आदमी मारे गए थे। वह मजिस्ट्रेट पर चिल्लाने लगा कि उसने हालात को इतना बिगड़ने कैसे दिया। अब तक मेरी योजना काम कर रही थी। सारा दोष सीधे वुल्फ रिज पर जा रहा था। लेकिन अगर किसी ने भी एक गलत बात कह दी तो हम सब खत्म थे। गवर्नर आग बबूला था। उसने तुरंत आदेश दिया कि सैनिक इकट्ठा करो और वुल्फ रिज पर हमला करो। साथ ही उसने हमें खबर देने के इनाम में 100 चांदी के सिक्के दिए। हमने सिर झुकाकर नकली आंसुओं के साथ धन्यवाद किया। सभा कक्ष से बाहर निकलते ही जाओ यून ने फुसफुसाकर कहा कि उम्मीद से बेहतर हुआ। मैंने कहा कि यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अधिकारी इतने घमंडी थे कि उन्हें साधारण गांव वालों पर शक ही नहीं हुआ। गांव का मुखिया मेरी शांति और चालाकी देखकर हैरान था। मैंने पूरा इनाम उन्हें दे दिया और हम घर लौट आए। उस शाम यांग शिगाई ने आखिरकार अपनी कहानी सुनाई। उसका असली नाम यांग शिगाई था। वह जियांगनान की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था यांग ट्रेडिंग कंपनी की सबसे बड़ी बेटी थी। उसके पिता यांग शेरचोंग उस इलाके के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे, लेकिन वही दौलत उनके लिए अभिशाप बन गई। युनजो का गवर्नर वू ज्योगो आई सब कुछ हथियाना चाहता था। उसने पूरे परिवार को पकड़ने के लिए सैनिक भेज दिए। उसके पिता ने पहले से गुप्त भागने के रास्ते तैयार कर रखे थे। उन्होंने शिगाई और उसकी छोटी बहन मैनमैन को भगा दिया, लेकिन परिवार के एक गद्दार ने उनकी जगह बता दी। तब उसके पिता दुश्मनों को दूसरी दिशा में ले गए ताकि दोनों बहनें बच सकें। छिपने के लिए उन्होंने खुद को उन लड़कियों के बीच मिला दिया जिन्हें सरकार जबरन शादी के लिए भेज रही थी। इसी तरह वे मेरे गांव पहुंची और मेरी जिंदगी में आए। अब सब कुछ समझ में आ गया। यांग ट्रेडिंग कंपनी का सुनहरा बोर्ड देखकर उसका रोना, उसकी व्यापारिक समझ, उसका शाही अंदाज, अधिकारियों का उसे पहचान लेना, सब राज खुल चुके थे। मैन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने पिता को बचाने की भीख मांगने लगी। मैंने वादा किया कि मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, लेकिन मैंने उन्हें चेतावनी दी कि वो जियोगोआई बहुत खतरनाक आदमी है और उनके पिता की हालत गंभीर हो सकती है। शिगाई ने बताया कि वो जुगोआई अभी उसके पिता को मार नहीं सकता, क्योंकि यांग परिवार की ज्यादातर संपत्ति गोल्ड एंड सिल्वर बैंक में रखी हुई थी, जो पूरे देश की सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्था थी और शाही दरबार के संरक्षण में चलती थी। उस संपत्ति को निकालने के लिए अनुबंध के मुताबिक तीनों लोगों का मौजूद होना जरूरी था, पिता, शिगाई और मैन। यही वजह थी कि गवर्नर उन दोनों बहनों को इतनी बुरी तरह ढूंढ रहा था। शिन लियांग यू ने कहा कि मैं सीधे युनझाओ के गवर्नर से नहीं लड़ सकता। वह सही थी, लेकिन शिगाई ने कहा कि उनकी असली उम्मीद एक आदमी है, वांग जिंगरुई, न्याय मंत्री। वह उसके पिता का पुराना मित्र था। जब वह कुछ नहीं था, तब उसके पिता ने उसकी मदद की थी। अब वही एक ऐसा व्यक्ति था जो वो जोगो आई को गिरा सकता था। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मुझे मंत्री वांग तक पहुंचाओगे? मैं समझ गया कि मामला अब कितना बड़ा हो चुका था। ये मेरी अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई होने वाली थी। झांग्यू आई कुछ देर सोचकर बोला, मैं मदद करूंगा, लेकिन रास्ता लंबा है और मुश्किलों से भरा होगा। वू जियोगो आई हमें पकड़ने के लिए हर जगह लोग भेजेगा। ये आसान नहीं होगा। मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं पूरी तैयारी कर सकूं और सब कुछ सही तरीके से कर सकूं। यह सुनकर यांग शिगाई की आंखों में चमक आ गई। उसने अविश्वास से पूछा, क्या तुम सच में हमारी मदद करोगे? झांग यूआई मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी असली पत्नी हो और मैन मेरी छोटी पत्नी। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो फिर किसकी करूंगा? उसके बगल में खड़ी यांग मैन
इतनी खुश हो गई कि वह दौड़कर सीधे झांग युआई से लिपट गई। उसने उसे कसकर गले लगाया, गाल पर किस किया और हंसते हुए बोली, पतिदेव, आप तो कमाल हो। आगे चलकर मैं आपके लिए ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगी। यांग शिगाई ने तुरंत उसे खींच लिया और हंसते हुए बोली, अरे पगली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी 10 साल की भी नहीं हुई और बच्चों की बात कर रही है। झांग यू थोड़ा असहज हो गया। इतने लोगों के सामने ये सब, और ऊपर से यांग मनमन अभी बहुत छोटी थी। उसके पुराने संसार में ऐसा कुछ होता तो आदमी सीधा जेल पहुंच जाता। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, ये सब बाद में देखेंगे। अभी मैं तुम दोनों से वादा करता हूं, मैं तुम्हें न्याय मंत्री वांग जिंगरुई से जरूर मिलवाऊंगा। उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था, चेहरा शांत लेकिन इरादा पत्थर जैसा मजबूत। यांग शिगाई ने उसकी तरफ देखा और दृढ़ स्वर में कहा, झांगलांग, अगर तुम सच में मुझे न्याय मंत्री से मिला दो, वू जियोगुओ ए को गिरा दो, झांग व्यापार संघ वापस दिला दो और मेरे पिता को बचा लो, तो मैं झांग शिगाई अपनी इच्छा से तुम्हारी पत्नी बनूंगी। दोनों जानते थे कि नाम के लिए उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन असली अर्थों में नहीं। झांग युए को इन औपचारिक बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ यांग शिगाई का साथ नहीं, उसका दिल चाहिए था। वो हंस पड़ा और बोला, तो पक्का रहा, जब हम यांग व्यापार संघ वापस ले लेंगे तब मैं तुम्हें धूमधाम से ब्याह कर घर लाऊंगा। इतने में चुप बैठी झाओवानी ने घबराते हुए पूछा, पतिदेव, वो युनझो का गवर्नर है, उसके पास बहुत ताकत है। क्या आपको सच में यकीन है कि आप उसे हरा सकते हैं? झांग युए ने छाती ठोककर कहा, इतने लोगों के सामने इज्जत नहीं गंवा सकता। तुम्हारा पति किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता। हालांकि अंदर से वो खुद भी पूरी तरह निश्चित नहीं था, लेकिन अपनी पत्नियों के सामने डर दिखाना उसे मंजूर नहीं था। उसी समय दूसरी तरफ स्वर्गीय भेड़ियागढ़ में माहौल युद्ध जैसा हो चुका था। गवर्नर एक ऊंचे घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। उसके साथ काउंटी मजिस्ट्रेट झाओ था और पीछे भारी हथियारों से लैस सैनिकों की लंबी टुकड़ी। गढ़ पहाड़ की चोटी पर बना था। रास्ता इतना खतरनाक था कि पहली नजर में ही समझ आ जाए इसे जीतना आसान नहीं। ऊंचे नुकीले पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी दैत्य ने कुल्हाड़ी से काट दिए हों। ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक संकरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। दोनों तरफ गहरी खाइयां थीं और अजीब चट्टानें ऐसे दिखती थीं जैसे दांत निकालकर खड़े राक्षस हों। घने पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, जिससे रास्ता और भी डरावना लग रहा था। ये सच में ऐसा स्थान था जहां रक्षा करना आसान और हमला करना मौत बुलाने जैसा था। काउंटी मजिस्ट्रेट ने घबरा कर कहा, गवर्नर साहब, जगह बहुत खतरनाक है। हमने पहले भी कई बार हमला किया, लेकिन भारी नुकसान हुआ। ऊपर से पत्थर और तीरों की बारिश होती है, हमारे लोग पास तक नहीं पहुंच पाते। गवर्नर ने ठंडी हंसी हंसी, तुम नहीं जीत पाए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं जीत सकता। आखिर वो सिर्फ पहाड़ी डाकू हैं, क्या सच में दुनिया उलट देंगे? इतना कहकर उसने हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, हमला करो। आदेश मिलते ही सैनिक लहर की तरह पहाड़ पर टूट पड़े, लेकिन भेड़ियागढ़ के लोग पहले से तैयार थे। अचानक ऊपर से विशाल पत्थर लुढ़कने लगे। वो गरजते हुए नीचे आए, पेड़ों को तोड़ते हुए, जमीन हिलाते हुए। साथ ही चारों तरफ से तीरों की बौछार शुरू हो गई। 100 से ज्यादा तीर हवा चीरते हुए नीचे बरस पड़े। फिर भी सैनिक रुके नहीं। एक जवान आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि चक्की के पाट जितना बड़ा पत्थर उसकी तरफ लुढ़का। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पत्थर उसकी टांग छू गया। हड्डी टूटने की आवाज आई। वो चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। खून जमीन पर फैल गया, लेकिन उसके साथ ही बिना रुके आगे बढ़ते रहे। आखिरकार कुछ सैनिक गढ़ के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। तभी ऊपर से खौलता हुआ तेल फेंका गया। एक सैनिक बच नहीं पाया। तेल उसके चेहरे पर गिरा, उसकी चमड़ी जलने लगी। वो दर्द से चीख उठा और हाथ से तलवार छूटते छूटते बची।